मैंने हमेशा से यही सुना था कि शादी के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे ससुर, ननंद और मेरे पति, और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर का मिजाज बहुत ही सीधा सादा था। वो अक्सर कम ही बात करते थे और जब भी बोलते तो बहुत हल्की आवाज में बोलते थे और हमेशा अपनी नजरें नीचे रखा करते थे। मैंने कभी अपने ससुर को ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना। आज भी मैं खाना बनाकर रसोई से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने पति की फिक्र होने लगी कि वह कैसे इस मौसम में घर आएंगे। सावन का महीना था और आज दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे बादलों की गरज और बिजली के चमकने से हमेशा से ही बहुत डर लगता था। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से ये मेरी पहली बारिश थी और हमेशा मैं यही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश में अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन शाम होते ही मेरे पति ने फोन किया कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रुकेंगे कि जब बारिश रुक जाएगी तब घर आएंगे। मैं ये सुनकर बहुत घबराई थी और मैंने जल्दी से जाकर ये बात अपने ससुर जी को बता दी कि आज रजत घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि बहू तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में रजत ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन ये रात इतनी भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज, बिजली की कड़कड़ाहट से डर की वजह से मेरा दम निकल रहा था और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने पर सिमट रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ नजर आ रही थी और जब मैं अकेली अपने कमरे में और नहीं रह सकती, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ननंद शगुन के साथ उसके कमरे में सो जाऊं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननंद के कमरे में जाने लगी। मेरा डर से बुरा हाल था। मेरी नंद का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, मेरे ससुर जी के कमरे के बराबर में, और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और इसी वजह से मुझे अंधेरे में नीचे जाते हुए डर लग रहा था क्योंकि मैं ऊपर फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपनी ननंद के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा शायद अंदर से बंद नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आई। मैं बेधड़क होकर कमरे में चली गई और मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा वो गलत कैसे हो सकता है। शगुन सिसकियां लेकर रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी और वो किसी तरह मेरे ससुर से अपने आप को बचाना चाहती थी। मैं ये सब देखकर सहम गई कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह गलत कैसे कर सकता है। इस वक्त मुझे मेरा ससुर एक वहशी दरिंदे की तरह लग रहा था जो मेरी ननंद पर जुल्म कर रहा था। मेरी सास को गुजरे हुए बहुत जमाना हो गया था और पता नहीं शगुन के ऊपर अत्याचार कब से हो रहा था। आज मुझे समझ आ गया कि शगुन का मिजाज ऐसा क्यों था। उसके गुमसुम रहने की वजह मुझे आज पता चल गई थी। मैं जान चुकी थी कि उसकी खोई आंखों का राज क्या था। मेरा नाम मीरा है और आज से 4 महीने
पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी। रजत ने मुझे एक शादी में देखा था और उसने मुझे वहां पर ही पसंद कर लिया। इसके बाद उसने मेरा रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने रजत के बारे में जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि लड़के का परिवार छोटा है और लड़के का अपना एक कारोबार है और पास इलाके में खुद का घर है। तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और हमारा रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद अक्सर हम एक दूसरे से फोन पर बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, क्योंकि आने वाली जिंदगी में हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही तो गुजारनी थी। 1 महीने के अंदर ही हम दोनों की शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि जब ननद होती है तो रिश्ते निभाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं भी सोचकर अपनी ससुराल आई थी कि शगुन की वजह से मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शगुन दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रख रखाव बहुत सादा था। वह हमेशा खामोश रहती थी और अपने काम से काम रखती थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद पड़ी रहती थी। मैं जब भी उसे जबरदस्ती करके कमरे से बाहर निकाल देती थी तो वो काम में हाथ बटाकर अपने कमरे में फौरन चली जाती थी। कभी कभार तो मुझे उसे खाने के लिए भी बार बार बुलाना जाना पड़ता था और वो खाना खाते ही अपने कमरे में ऐसे भागती थी जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हुआ हो। मेरे ससुर जी उससे हमेशा यही कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेली ना रहा करो, थोड़ा बहुत बाहर निकलकर हमारे साथ भी बैठ जाया करो। लेकिन शगुन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी और जब मैं उससे ज्यादा जिद करती थी तो वह ये बात कहकर खत्म कर देती थी कि उसे पढ़ाई करनी है, तो मैं भी उसे कुछ नहीं कहती। और जब शाम को रजत ऑफिस से घर आते तो मैं उनसे यही कहती कि आपकी बहन शगुन तो खामोशी रहती है, तो इस पर वो मुझसे कहते कि वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। माँ के गुजर जाने के बाद वो अकेली हो गई और हालात ने उसे ऐसा बना दिया। जब माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है और बेहतर यही है कि तुम भी उससे कुछ ज्यादा ना कहो। पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वह खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी अब शगुन से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वह घर के किसी मामले में ना पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वरना मेरे दोस्तों ने तो मुझे आज तक यही बताया था ननंद अपनी भाभी का जीना दुश्वार कर देती है, उन्हें चैन से जीने नहीं देती कि वह दूसरे घर से आकर कैसे हमारे घर में राज कर सकती है। मैं शादी करके इस घर में यही सोचकर आई थी कि शगुन मेरा जीना दुश्वार कर देगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। अगर वो खाना खाने नहीं आती तो मेरे ससुर जी खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। वह ज्यादातर उसके कमरे में ही रहा करते थे, लेकिन शगुन का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज लेकर आते तो उसका रवैया उनके साथ ऐसा होता था कि जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। मुझे हमेशा ही उसका रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद तो बच्चों को पिता से दुगनी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो तो अपने पिता से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते थे उतना ही मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। तो मैं शगुन के रवैये के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। शादी के बाद मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया तो सुनकर माँ को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि भगवान का शुक्र कर कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रखा कर, ऐसा ना हो उसे छोड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन के बाद मैं कभी शगुन से खुद बात ही नहीं करती। मैं खाने के बाद जल्दी ही ऊपर अपने कमरे में चली आती और फिर सारी रात नीचे नहीं जाती। हम दोनों
की एक अलग ही दुनिया थी। रजत और मैं एक दूसरे के लिए काफी थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए। जैसे ही शगुन स्कूल से आई तो उसे अपने पास बिठाकर उसे खिलाने लगे। जब उन्होंने शगुन को खिलाना शुरू कर दिया तो शगुन ने बहुत गुस्से में झुंझलाकर खाने से मना कर दिया, तो वो जबरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। मैं वहीं बैठी ये सब कुछ देख रही थी और देखकर मैं सोचने लगी कि शगुन कितनी खुशनसीब है कि जिसे इतना प्यार करने वाले पिता मिले, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। इसके बाद वो अचानक से उठकर बहुत तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाते देखा तो मेरे ससुर जी ने मेरी नज़र भांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए वो इस तरह उठकर चली गई। लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही से इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ यहाँ बैठी होती। लेकिन भगवान ने उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया है और रात भागता रहा, लेकिन इसकी माँ की किस्मत में बस इतनी सी जिंदगी थी। मैं तो खुद इसकी माँ के जाने के बाद बहुत कमजोर हो गया हूँ, लेकिन शगुन को ये बात कैसे समझाऊं। ससुर जी की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल डूब गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह किस कदर परेशानियों का सामना कर रहे थे। पत्नी की जुदाई के साथ साथ वो बच्चों के दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ शगुन खुद समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश करते रहें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वे खाने की प्लेट लेकर शगुन के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुराकर देखती रही। शाम तक वो शगुन के साथ उसी के कमरे में थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी थी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी शगुन के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज का यही रूटीन था। मेरे ससुर जी शगुन के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और शगुन उन्हें और ज्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे शगुन से जलन महसूस होती। वह कितनी खुश नसीब है कि उसका बाप उसको हर चीज लाकर देता है और उसके हर नखरे को सर आंखों पर बिठाता है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर जी शगुन से करते थे, ऐसी मोहब्बत और तवज्जो मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरे बाप तो हम बेटियों से काफ़ी दूर रहते थे और अगर कभी हमसे कोई बात करनी होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर जी का शगुन के पीछे पीछे घूमने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली कड़कने की आवाज से मेरी जान नहीं निकलती होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरे ससुर अपनी बेटी को अपनी जरूरत के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मैं जैसे ही उस रात कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर शगुन को जबरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। आसपास का उन्हें बिल्कुल भी होश ही नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें मेरे आने की खबर नहीं हुई। मेरे ससुर जी पर बुरी तरह से शैतान सवार था और शगुन जो कि बिल्कुल नाजुक सी थी, अपने बाप के रहम करम पर थी। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो मेरे ससुर जी को हटा सके। ना जाने कब से ये सब कुछ झेल रही थी, उसका चुपचाप रहना और अपने बाप से चेतना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक आदत के पीछे जो वजह छुपी हुई थी, मुझे आज वो समझ आ रही थी। जैसे ही मेरे ससुर जी को मेरे वहां होने का एहसास हुआ, वो शगुन को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर शॉक्ड रह गए। शायद उनके दिमाग में भी ये बात नहीं होगी कि रात के इस टाइम में यहाँ पर आ सकती हूँ। उनको लगा होगा कि मैं अपने कमरे में ही होंगी। मुझे देखकर उनके चेहरे
के रंग बदल गया और वो घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको क्या चाहिए? मैंने आगे बढ़कर शगुन का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहती हूँ, ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना ना बने। ये सुनते ही मेरे ससुर जी एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। शगुन ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैंने उनकी इस बात पर हैरान हो गई, क्योंकि कैसा भेड़ आदमी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद भी झुठला रहा था। मैंने गुस्से में कहा कि आप कैसे बेगैरत इंसान हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको जरा भी शर्म नहीं और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर कमरे से बाहर चले गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शगुन की हालत बहुत खराब थी और डरते हुए मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन ना जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने समय का भ्रम था जो उसके दिल में छुपा हुआ था, इसलिए मैंने उसे छुपाया नहीं बल्कि रोने दिया। रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू किया कि वह 11 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई। शगुन की ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उसे बीच में रोकते हुए पूछा कि क्या तुम मेरे ससुर की सगी बेटी नहीं हो? जिस पर शगुन ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दी थी और शगुन को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि माँ शगुन को नहीं लेना चाहती थी। शगुन ने बताया कि इसकी माँ का ये मानना था कि शगुन की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे शगुन की खातिर सारी जिंदगी अपने आप को एक बुरी औरत बनाकर रखना होगा, जिसकी ना कोई उमंगें होंगी और ना ही उसका कोई दूसरा सहारा होगा। लेकिन अचानक ही शगुन की माँ ने रजत के पिताजी से शादी कर ली। शगुन की माँ के साथ शगुन का भी बहुत ख्याल रखते थे। शगुन की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है, जो उसका तो क्या उसकी सौतेली बेटी तक का ख्याल रखता है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता की नीयत में खोट है। शगुन ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी, उसके पिताजी उसके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। शगुन की उम्र तब 11 साल थी और वो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सही गलत का अंदाजा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका सौतेला बाप उससे क्या चाहता है और किस तरह से उसे देखता है और उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है, उसे कहाँ कहाँ छूता है और क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश थी। वे नहीं चाहती थी कि इस बार अपनी माँ की तलाक का कारण वह खुद बने। शगुन सिसकियां भरते हुए बता रही थी कि रजत के पिता यानी मेरे ससुर जी उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसे जबरदस्ती कमरे में सोने पर मजबूर करते थे, और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो शगुन को परेशान करने लगते। कुछ वक्त में ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही हो? वो तो हर वक्त तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुम ऐसे अच्छे इंसान पर ये किस तरह के झूठे इल्जाम लगा रही हो? मेरी सगी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या शिकवा गिला करती। दिन ऐसे ही गुजरते गए और दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये सौतेला बाप और ज्यादा शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, उसकी नीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही परेशान करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होने लगी वो अपनी हद पार करता जा रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने अपनी सारी हदें तोड़ दी। उस दिन मेरी माँ किसी काम से बाजार गई हुई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ
अपनी आंखों से देख लिया और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सगी माँ मुझे ही इस बात का दोष देने लगी कि मैंने उसके पति को बहका दिया है और अपनी जवानी और अदाओं से अपने सौतेले बाप पे डोरे डाल दिए हैं। उन्होंने फौरन मेरे मुंह पर चाटा मारा और मुझे आस्तीन में छुपी हुई एक नागिन कहने लगी जिसने अपनी माँ का घर खराब किया है। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की मारी हुई हूँ और काफी सालों से इस आदमी की हैवानियत से परेशान हूँ। लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उसे ये बात बर्दाश्त ना हुई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गई और मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफी मांगी, लेकिन मुझे इस माफी की अब कोई जरूरत नहीं थी, ना ही इसकी चाहत थी, क्योंकि अगर मेरी माँ कुछ दिन पहले मेरी बातों पर यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और मैं बर्बाद होने से बच जाती और रोज रोज अपने ही सौतेले बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक अकेली औरत के लिए तो सारा जमाना ही लुटेरा बन रहा है। यहाँ अकेली लड़की को देखकर हर किसी के अंदर दरिंदगी जाग जाती है और मैं तो फिर भी जवान लड़की हूँ। ऐसे में इस घर को छोड़कर आखिर जाती तो जाती कहाँ, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती वहाँ पर मेरे साथ यही सब कुछ किया जाता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत को मानकर अपने सौतेले बाप के पास ही रहना पड़ा और मैंने अपने हालात अपने किस्मत पर छोड़ दिए। मैंने कभी ये बात अपने सौतेले भाई यानी रजत भाई को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर रजत भाई ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो उसके बाद तो मैं कहीं की भी ना रहूंगी। मेरी माँ की मौत को आज 6 साल होने वाले हैं। इन गुजरे हुए 6 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने शगुन के हाथों को अपने हाथों में दबाए और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले से ही मुझे ये सब कुछ बता देती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। जिस पर शगुन हंसी और कहने लगी, मैं तो वो हूँ जिस पर माँ ने भरोसा नहीं किया, तो मैं ये कैसे सोच लेती कि कोई और मुझ पर भरोसा करेगा। शगुन की हंसी में जो दर्द था वो मेरे दिल को छलनी कर गया। बारिश अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और सुबह की पहली किरण भी अब निकलने लगी थी। आखिरकार कुछ ही देर में बारिश का जोर टूटा और धीरे धीरे दिन निकलने लगा। मैंने वो रात शगुन के साथ उसके कमरे के अंदर ही गुजारी। सुबह के बाद जैसे ही रजत घर आए तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारी सच्चाई रख दी। रजत का इस बात को मानना बहुत मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी शगुन के बचपन के रवैये को बहुत ज्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके पीछे उनके खुद के बाप का इतना बुरा सलूक होगा। रजत गुस्से में अपने पिता के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। रजत ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई भी हरकत ना हुई। आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ झुक गई। रजत ने फौरन डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि रजत के पिता का देहांत हो चुका है। रजत के पिता जान गए थे कि अब उनका सच बेटे के सामने आने वाला है और वो इतनी गंदी हरकत करने के बाद अपने बेटे का सामना करने को तैयार नहीं थे और शायद इसी बात को बर्दाश्त न कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने शगुन को हर दिन मरने से तो बचा लिया था, लेकिन उन दिनों और सालों का क्या जो उसने उस बदतमीज और बेहया आदमी की दरिंदगी बर्दाश्त करते हुए गुजारी। दोस्तों, तलाक पति पत्नी के दरमियान होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे समाज में न जाने कितनी लड़कियां शगुन के जैसी होंगी जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम का शिकार हैं।
पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ने से पहले अपने मासूम बच्चों पर नजर डालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हमने डाइवोर्स ली तो इन बच्चों का क्या होगा। आखिर अपने लड़ाई झगड़े का बोझ हम अपने बच्चों पर क्यों डालें, ताकि कोई बच्चे किसी दूसरे के हाथों का खिलौना ना बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी ऐसे आदमी से कोई भी उल्टा सीधा रवैया देखे तो उसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी एक कोशिश से किसी मासूम की जिंदगी बच जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।